देश की युवा शक्ति जवान है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है और युवाओं से न केवल देश को उम्मीदें हैं बल्कि भारतीय युवा पूरी दुनिया में देश की पहचान को कायम करने में निरंतर प्रयासरत हैं। हर एक क्षेत्र में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो रही है, बेहतर परिणाम देने की पहचान कायम हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो जय घोष का हमारा यूट्यूब चैनल और आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है युवा मन, जिसमें हर बार एक ऐसे मेहमान को बुलाते हैं, एक ऐसे युवा साथी को बुलाते हैं जिसने कुछ उपलब्धियां अर्जित की हैं, जिसने समाज की तमाम तरह की चुनौतियों को, खास करके युवाओं की चुनौतियों को समझा जाना और उस दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है। तो ऐसे ही एक हमारे मेहमान हैं आज श्रीमान अजित कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आप इस समय नेहरू युवा केंद्र उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं। इस समय जो नमामि गंगे परियोजना है उसका आपके पास नेतृत्व है, उसके समन्वयक हैं और आपकी निगरानी में गंगा के किनारे के तकरीबन ऐसे जो बहुत से गांव हैं, 24 जिले हैं, उनके 1650 ऐसे जो गंगा ग्राम हैं, उनके बीच में, युवाओं के बीच में आप समन्वय का काम कर रहे हैं। उनको गंगा के प्रति, गंगा के आसपास की संस्कृति और भारतीय परंपराओं के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उन्हें भागीदार कर रहे हैं कि गंगा उज्जवल, निर्मल और शीतल निरंतर बनी रहे, इस दिशा में उनकी भागीदारी हो। लेकिन साथ में चूंकि आप राष्ट्रीय सेवा योजना के एक युवा स्वयंसेवक होने के नाते आपने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। आपको सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया और इस दिशा में निरंतर आप बुनियादी विषयों से आप रूबरू हैं। आपकी योग्यता के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके अनुभव के बारे में पहले बात करते हैं। अजित भाई, क्या आपने देखा है कि जब हम दो तस्वीरें उभरती हैं, एक वर्ग ये मानता है कि युवा आज देश की समस्या है, जी, दूसरे तरफ एक वर्ग ये मानता है कि युवा हमारे जो देश के विकसित देश बनाने की दिशा में बड़ी कारगर टीम है, वो अगर उस शक्ति का सदुपयोग किया जाए तो परिणाम हो सकता। आपका अनुभव क्या कहता है अपने अध्ययन के साथ बुनियादी काम करते हुए? देखिए, युवा के लिए अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, खासकर भारत जैसे देश में। हम जो कि स्वामी विवेकानंद जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए, और बहुत सारे युवा ऐसा मानते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन फिर वही बात लोग कहते हैं कि जोश में रहना है, होश में भी रहना है। ये अक्सर लाइनें सुनने को मिलती हैं। तो युवा है, चूंकि एक उम्र ऐसी होती है कि हमें अच्छे बुरे का बहुत ज्ञान नहीं होता है, चूंकि जैसे ही लोग 18 साल से ऊपर जाते हैं और वही करने की उम्र होती है कि कुछ देश के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें, अपने समाज के लिए सोचें। तो उन चीज़ों में अक्सर आपने देखा होगा कि हम अगर अच्छे बुरे की बात करें या कितना जो काम करेगा तो गलतियां भी होंगी उनसे, और गलतियां होंगी तो ज़रूरी नहीं है कि उनको हम सिर्फ ये कहें कि हम नकारात्मकता की बात। मामला ये है कि हम कैसे इसको पॉजिटिव वे में लें, सकारात्मकता के तौर पे कैसे ले सकते हैं। कि भाई अगर कोई, आपने देखा होगा, चाहे वो आत्मनिर्भर की बात करें, चाहे वो किसी इनोवेशन की बात करें, तो कितने सारे युवा हैं जो उद्यमिता विकास के क्षेत्र में आ रहे हैं, कितने सारे युवा हैं जो इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हों या पास आउट लोग हों, बहुत सारे IIM IITian हमारे बीच आ रहे हैं। आप सब उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। ये भी नहीं है, जो बच्चे, जो बहुत सारे यूथ हैं जो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाए, जो 10वीं और इंटर पास हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। क्योंकि भारत गांव का देश है, अगर हम उन युवाओं को छोड़ दें, क्योंकि हम लोग बीच में भी ये बात करते रहे कि यूथ पॉलिसी में ग्रामीण युवाओं को स्थान नहीं दिया गया था, कम स्थान। तो मेरी एक ये भी लड़ाई रही कि भाई वो युवा जो अनपढ़ है, जो कम पढ़ा लिखा है, क्या उसका हक नहीं है? तो उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। और आप देखिए, नए नए नवाचार जो है ग्रामीण क्षेत्रों से भी निकल कर आते हैं। बहुत से इनोवेटर्स जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के ही हैं और एक युवा के तौर पर वो उनकी भावना भी समाज की समस्याओं के समाधान तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते। हाँ, जब हम काम करते हैं, क्योंकि यूथ है और एक लंबी फौज है, उसमें बहुत सारे, चूंकि जो आज हम देख रहे हैं ना, इंटरनेट की दुनिया है, तो विचार भी, अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी आएंगे। तो बात वही है कि कुछ बुरे विचार हैं जो समाज को भी गंदा करते हैं। तो हमें नकारात्मकता को बेशक हमें मॉनिटर करना है, लोगों को प्रेरित करना है कि अच्छे काम के लिए जागरूक हों, आगे आएँ। जो गलतियां हो रही हैं उस पर उनको विचार करने के लिए, चूंकि वो ऐसी उम्र है कि वो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तो जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो उनको उस चीज़ पर अमल करने के लिए बात करें, उनको ऐसा समझाएं, उनको बताएं कि उनको कम से कम वो ज्ञान हो और वो गलतियां रिपीट ना करें। अगर कोई पहली बार गलती कर रहा है, अब ये भी देखना पड़ेगा गलती का स्तर क्या है। और वो व्यवहारिक गलती है या जानबूझकर की गलती
होती जी। है या किसी विशेष परिस्थिति में युवा किसी दिशा में भटक गया है, क्योंकि ऐसे जो उदाहरण आते हैं उससे एक नकारात्मक छवि ज़रूर बनती है। लेकिन जो आमतौर पर जो युवा है जी। वो सही दिशा में जाने के लिए तैयार है, और वो उसकी इच्छा, उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसके हौसले बड़े हैं, बिल्कुल। और वो बड़े सपनों के साथ बड़े प्रयासों के लिए तैयार है, लेकिन उचित मार्गदर्शन की बड़ी कमी है। जी जी, ये आपके ये अनुभव तो में आया है, चूंकि जब तक सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, और चूंकि बात वही है कि हम आजकल तो इंटरनेट का सभी जो है जो हमें गाइड करते थे, मेंटर थे लोग, उनका सहारा ना लेकर के यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। अब जरूरी नहीं है, देखिए ऑथेंटिक मटेरियल हमें मिले, पहली बात तो यूट्यूब के जो अच्छे चैनल हैं वहाँ अच्छी बातें भी मिलती हैं, अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें मिसगाइड कर देती हैं। तो वही बात फिर आती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये थोड़ा सा कर पाना, एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मुझे लगता है कि भारत की परंपरा भी रही है, और वो हमेशा से जो ये मेंटर का जो एक स्थान रहा है, तो वो जो गुरु का स्थान रहा है, जो एक मार्गदर्शक का स्थान रहा है, तो उस स्थान को हमें बनाए रखना होगा, और एक गुरु के सहारे से ही जो है हमें आगे बढ़ना होगा। तो शायद ये जो हम बात कर रहे थे ना, जो युवा जो है गलतियां कर जाते हैं, या जो हमारे से जो है चीज़ें जो नकारात्मक चीज़ें हो जाती हैं, मुझे लगता है उनको हम तब और अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात की है भाई अजीत जी ने, क्योंकि जितने लोगों के मन में युवाओं को लेकर नकारात्मकता है, तो आज इस मंच के जरिए हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने स्तर से ऐसे युवाओं की एक सूची बनाएं, उनको आप मार्गदर्शन करें, और ये आपकी भूमिका है, ये आपका दायित्व है, एक नागरिक के तौर पर भी और वरिष्ठ होने के नाते भी। बिल्कुल। क्योंकि बुजुर्गों के बीच में ये नकारात्मक अवधारणाएं ज़्यादा देखने को मिली हैं। सही सही। और इस साथ में जो ऐसे वरिष्ठ नागरिक बड़ा अच्छा योगदान कर रहे हैं, इस युवा शक्ति का सदुपयोग करके बहुत बड़े इनिशिएटिव्स वो चला रहे हैं, उनके हाथों के जरिए, उनके प्रयासों के जरिए बेहतर परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अजीत जी, एक युवा के तौर पर जब आप 10+2 की पढ़ाई किए, तो आपकी अवधारणा कैसी थी? आप क्या सोचते थे? आपके सपने क्या थे? और आप उन सपनों को कैसे बुनते गए या बदलते गए? बिल्कुल। और यात्रा कैसी रही है एक युवा के तौर पर? क्योंकि आप एक प्रतिनिधि युवा हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सी युवाओं की जो अनुभूति है वो आपके माध्यम से परिलक्षित होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि खासकर जैसे मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो प्राथमिक शिक्षा और इसके बाद जो है हाई स्कूल तक की शिक्षा गाँव में। हरदोई के रहने वाले हैं? उन्नाव से, तो गाँव, ग्रामीण शिक्षा गाँव में ही हमारी जो है प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल तक की शिक्षा गाँव में हुई। तो गाँव का परिवेश, मतलब मुझे लगता है भारत के भी गांव या अन्य देशों के भी गांव देखे तो गांव की शिक्षा, गांव की व्यवस्था गांव जैसी है। तो लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से जब उच्च शिक्षा के लिए हम शहरों की ओर रुख करते हैं, तो होता यह है कि जब उच्च शिक्षा के लिए आते हैं तो हमें चूँकि घर से भी ऐसा प्रेरित किया गया होता है, और हमारी भी आकांक्षाएं होती हैं कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करने के बाद में हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यही शायद लक्ष्य होता है और इसी की तरह हमें भेजा जाता है। लेकिन ये होता है कि किस तरह से, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करें, क्योंकि ग्रेजुएशन में मुझे जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने का मौका मिला, तो एनएसएस वो चीज़ है जो युवाओं में व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं। बेशक बहुत सारे युवा होंगे जो स्नातक और परास्नातक करने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन जो बात करते हैं कि हम व्यक्तित्व का विकास करना, लोगों से बात करना, हमारा बिहेवियर, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा लाइफ स्टाइल, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो सीखने की बात है, जो लर्निंग उसमें जो सीखने को मिला, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कम्युनिटी से जुड़ने की बात समझ में आई, और समाज के बहुत सारे पहलू जिस पे लगा कि नहीं, काम करने की ज़रूरत है। जैसे मेरा पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ा कि मुझे किस तरह से इन्वायरमेंट पे काम करना चाहिए, जल संरक्षण पे काम करना चाहिए, और मैं शुरुआत से ही जो है फिर मुझे राजेंद्र सिंह जी से जुड़ने का मौका मिला, चूँकि मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट था, तो वहीं से चीज़ें शुरू हुई। फिर मैं इन्वायरमेंट पे धीरे धीरे चीज़ें कनेक्ट होती चली आई, और 2011-12 से ही मैं गोमती पे भी स्वच्छता के लिए हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, या एनसीसी है, ऐसे ही जो है एनएसएस है, या स्काउट गाइड है, तो ये जितनी भी संस्थाएं इस तरह से बनाई गई, और सरकार की मंशा भी यही थी कहीं ना कहीं जो युवा है वो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के ना निकले, उसको एक सामाजिक ज्ञान भी हो। और जो एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड सब में देखेंगे आप कि हमें सभी सामाजिक मुद्दों पे भी सिखाया जाता है। हमारी सामाजिक जागरूकता, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे पर्यावरण को लेके हो, चाहे लोकतंत्र में मतदाता जागरूकता को लेके हो। इसके साथ साथ कैंपिंग की बात आती, कैंप करना और आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ रहना। क्योंकि भारत जैसे देश में चाहे वो जाति हो, धर्म हो, हमेशा से इन चीज़ों पे बहुत बड़े बड़े बातें की जाती रही, टिप्पणियाँ होती रही हैं। तो वो चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं इन कैंप में आकर के, कि सब एक साथ एक फ्लोर पे बैठते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत भी है, जो हम वसुधैव कुटुंबकम
की भावना जो कह रहे हैं, वो तो हमारे पहले जीवन हम में होनी चाहिए। ये सारे लोग जब आपस में ही बैठ लेंगे तो वो जो देश की भावना है या जो एक दूसरे से जो विरोधाभास है वो दूर कम हो हो जाएगा। चूंकि अजीत भाई आपने एनएसएस में भी आपने एक वॉलंटियर के तौर पे काम किया, बिल्कुल। और आप इस समय नेहरू युवा केंद्र में आप एक कार्यक्रम अधिकारी के तौर पे आप काम कर रहे हैं, और आपने चाइल्ड लाइन के लिए भी काम किया जी, है, जी, बिल्कुल। और आपका बड़ा व्यापक अनुभव है, खास करके युवाओं के लिए अवसर कितने हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जितनी भी इकाइयाँ हैं जी। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दें, ताकि हमारे बहुत से युवा साथी जी। इसके बारे में ठीक से जान पाएँ। उनको ये बहुत से युवा साथियों को पता नहीं होता, बिल्कुल। और वो जब समय निकल चुका होता है तो वो कहते हैं काश हमें पता चला होता, सही बात। हमने भी इसका हिस्सा हम नहीं, भी बने बिल्कुल होते। आप सच कह रहे हैं, क्योंकि कई बार फेसबुक पे मेरे साथ मैसेज आते हैं लोगों को कि भाई एनएसएस से जुड़ना है, लेकिन जब हम पूछते हैं तो उनकी एज निकल चुकी होती है या वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके होते हैं। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में ओपन यूनिट की व्यवस्था नहीं है। जैसे साउथ के कुछ प्रदेशों में देखेंगे तो ओपन यूनिट है। ओपन यूनिट का मतलब ये है कि कोई भी युवा जो यूथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग एज में आता है वो ज्वाइन कर सकता है, वॉलंटरी सर्विस दे सकता है। लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है या 10+2 में है वो, तो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ना भी चाहिए। जुड़ने का मतलब ये है कि सबसे जो चीज़ें समझ में आएंगी कि जुड़ने से मतलब ये है कि उनको सिर्फ किताबी कीड़ा ना बन के सामाजिक जो एक ज्ञान मिलेगा वो मुझे लगता है, और उसका पर्पज़ ही है कि सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना युवाओं में। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम सामाजिक ज्ञान के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को विकास करते हैं। और एनएसएस भी यही बात करता है कि जो बच्चे हमारे साथ कॉलेज में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो अपने आप को मजबूत करें, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाएं और कुछ चीज़ें सीख करके जाएं। तो बहुत ऐसे कैंप होते हैं, बहुत सारे एडवेंचर कैंप भी होते हैं, एनसीसी की परेड, एनएसएस की परेड होती हैं। तो एक एनएसएस जरिया है जिसमें कॉलेज लाइफ में लोग जुड़ सकते हैं। किसी भी ग्रेजुएशन में हैं अगर, तो जुड़ना भी चाहिए। मुझे ऐसा, मैं बहुत सारे युवा इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से चीज़ों को सुनेंगे, तो जुड़ना भी चाहिए, इसलिए कि उनको नई नई चीज़ें समझने को मिलती। जो एक सामाजिक ज्ञान है ना, वो उन्हें समझने को मिलेगा। ऐसे ही एनसीसी की अगर बात करें तो एनसीसी हर जगह है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, शहरों में भी है। तो उसमें भी यही है कि इंटर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में है, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। और उसके माध्यम से ये है कि कहीं ना कहीं वो जिनके अंदर ये भावना है कि वो सेना में जाएंगे या पुलिस में जाएंगे, और इसके साथ साथ वो सामाजिक तथ्यों को भी करते रहते हैं। तो बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स इस तरह से काम कर रहे हैं। स्काउट गाइड भी काम कर रहा है, और नेहरू युवा केंद्र संगठन स्काउट गाइड 10+2 से पहले तक है। बिल्कुल 10+2 से, और उससे नीचे की कक्षाओं में है। तो ऐसे ही जो है फिर नेहरू युवा केंद्र संगठन ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, तो युवा मंडल बनाए जाते हैं। युवा मंडल के साथ साथ जो है राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक होते हैं, जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है, वो एज ए राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक काम कर सकते हैं, युवा मंडल बना के काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जुड़ सकते हैं। ऐसे सरकार की बहुत सारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से भी युवा कल्याण विभाग में युवक मंगल दल हैं, महिला मंगल दल ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हैं, और बहुत अच्छे दल हैं। और कई गाँव में हम लोगों ने जाकर के देखा भी है, बात भी किया है। वो जो क्लब हैं या जो मंगल दल हैं, वो पूरी तरह से गांव में काम कर रहे हैं सभी सामाजिक मुद्दों पर, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, गांव में जैसे आजकल डेंगू फैला है, या ऐसे ही कोविड काल में भी देखिए तो बड़ा अच्छा नेटवर्क था युवाओं का। वॉल पेंटिंग के माध्यम से जागरूक करना, कोविड वैक्सीनेशन किसको हुआ है, नहीं हुआ है तो उनको गाइड करना, और बहुत सारी जो सरकार की सारी योजनाएं आजकल ऑनलाइन हैं। ऐसे में युवा एक अहम जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि वो जो युवा कुछ करना नहीं चाहता, जो कॉलेज लाइफ में, फिर वही बात है, जो सामाजिक जिसका जुड़ाव नहीं होगा, वो इंटरनेट के माध्यम से किसी की मदद भी नहीं करेगा। तो जो लोग सामाजिक जुड़ाव में रहते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम दूसरों को क्या समय दे पाएं, क्योंकि अहम ये होता है कि जब पढ़ाई की बात आती है तो सबसे पहले लक्ष्य तो हमारा यही है कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करें। उसके साथ साथ हम महीने में एक दिन या हफ्ते में 1-2 घंटे या रोज हम क्या आधा घंटा 1 घंटा इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दे सकते हैं क्या? किसी को पढ़ा सकते हैं, या किसी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या हम तो पढ़ना या हस्ताक्षर करना, कोई भी योगदान, बहुत सारे ऐसे योगदान हैं। तो ये जो संगठन है जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों की अभी उम्र है, जुड़ना चाहते हैं, इच्छा शक्ति है, वो जरूर जुड़ें और जुड़ के मजा आएगा देखिए इसमें। और साथ में आपका ज्ञानवर्धन भी होगा, आत्मविकास भी होगा, आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा, अनुशासन भी आएगा, और टीम की जो लीडरशिप है वो भी आपको करने को मिलेगी, और टीम भावना भी आपके अंदर विकसित होगी। और आप बहुत तरह के व्यवहारिक जो संकट हैं, चाहे आप इंट्रोवर्ट हों, चाहे आपको शर्म आती हो, चाहे आपको अवधारणा
धारणाएं आपके गलत मन में बैठी हों कि मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूं तो कोई कमज़ोर हूं, या शहरी क्षेत्र का व्यक्ति बहुत समझदार है, या शहरी क्षेत्र का कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि शायद उसको प्रकृति के बारे में या गांव के बारे में कम जानकारी है, तो सबके पास एक साझेदारी होती है। तो दोस्तों आप ज़रूर जुड़ें, इस तरह के जितने भी मंच हैं, अवसर हैं, लेते हैं एक विराम और उसके बाद लौटते हैं और जानते हैं अजीत जी की शिक्षा के बारे में, जिस शिक्षा ने एक युवा के क्षेत्र में जो प्रयासों से जुड़ने का अवसर दिया, इनको प्रेरित किया, आखिर वो क्या शिक्षा थी, कैसे इन्होंने अध्ययन किया, कहाँ कहाँ गए, और वो सारे अनुभवों को बटोर कर आज इनका अनुभव का संसार कितना बढ़ा। तो लेते हैं कल विराम और फिर लौटते हैं और बात करते हैं रेडियो जय घोष के युवा मन में बहुत सी बातें। तो सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और कार्यक्रम है युवा मन, जिसमें हम बात करते हैं युवा साथियों के जीवन की, उनकी ज़रूरतों की, उनकी समस्याओं की, उनकी चुनौतियों के समाधान की, और ये सब कुछ होता है एक युवा साथी के साथ संवाद में, जिसने ऐसी चुनौतियों से दो चार हाथ किए हैं और कुछ अर्जित भी किया है। तो ऐसे ही हमारे साथी हैं अजीत कुशवाहा जी, जिनसे हमारी बात हो रही है। अजीत जी, आपकी शिक्षा क्या क्या हुई? आपने 10+2 आपने कहा गांव में किया, आपने उन्नाव में। जी। उसके बाद विवेकानंद क्या आपने विवेकानंद इंटर कॉलेज से आपने अध्ययन किया, और फिर आप लखनऊ आ गए। जी। फिर लखनऊ में कहाँ कैसे अध्ययन हुआ? लखनऊ में मैंने नेशनल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और बायोलॉजी में वहाँ से टॉपर भी रहा हूँ। और इसके बाद में फिर मैं बीएससी के लिए यहाँ का प्रतिष्ठित कॉलेज है जो जनरान पीजी कॉलेज केकेसी के नाम से जानते हैं, वहाँ से मैंने बीएससी और एलएलबी किया। इसके बाद में मैंने शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से जो है एलएलएम, और वहीं से उसके बाद एमएसडब्ल्यू, जो कि सामाजिक कार्य से जुड़ाव था, मास्टर्स इन सोशल वर्क जो है, तो मैंने वहाँ से पूर्ण किया। और चूँकि युवाओं की दुनिया के नाम से मेरा ब्लॉग है, ब्लॉगिंग भी करता हूँ, सामाजिक मुद्दों पर लिखने का शौक है, तो चूंकि वो शौक भी जिंदा रहे, इसके लिए मैंने मास्टर्स किया पत्रकारिता और जनसंचार में। ये करस्पॉन्डेंस से किया जी। और इनकी रुचि इतनी ज़्यादा है कि ये तलाश में रहते हैं और तमाम तरह के अनुभवों को बटोरने के लिए देश के तमाम नामचीन विशेषज्ञों के साथ आप काम भी करते हैं, ताकि इनकी ऊर्जा और वृद्धि होती रहे, और बहुत से अनुभव भी आपके पास हैं। बिल्कुल। तो अभी आपने चाइल्ड लाइन के साथ आपने काम किया, तो बच्चों के विषयों पर आपने शोध भी किया, रिसर्च भी आपकी उस पर रही है। तो अब आपका अनुभव क्या है कि कितनी बड़ी चुनौती है, और इसके समाधान के लिए किस तरह के प्रयास सरकारी, गैर सरकारी या असरकारी होने चाहिए? बिल्कुल, जैसे बाल संरक्षण के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक बहुत कह सकते हैं बड़ा संवेदनशील विषय भी है और संवेदनशील काम भी है। तो मैं 4 साल जुड़ने का मौका मिला, और उस बीच कई सारी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हों, गैर सरकारी हों, और सोसाइटी के बीच में, चूँकि हम लोग जब काम करते थे तो पूरी टीम हमेशा, चूँकि उसमें पुलिस का भी रोल रहता है और अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनका रोल भी होता है, और जो सरकारी जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई है, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे, क्योंकि आपको कनेक्ट करना होता है। जो बच्चे हैं, आप देखेंगे कि ये भी माना गया है कि जो बच्चे हैं उसको सबसे लोग इसमें देखते हैं कि वो सबसे कमज़ोर इकाई है, तो उसको दबाने का काम, उसको देखा आज भी देखा अखबारों में बहुत सारा, जो है एक बेटी है 7 महीने की, उसको किसी परिवार ने छोड़ दिया। तो अक्सर ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि नवजात बच्चों को छोड़ देना, उनको घर से इवन डस्टबिन में, कूड़े में भी लोग फेंक देते हैं। या बाल श्रम की बात करें, बाल भिक्षावृत्ति की बात करें, तो मैंने लखनऊ में भी इस तरह से, चूँकि अपना एक एक्सपीरियंस भी था, मैंने शोध भी उस पर किया कि क्या रीज़न है जो बच्चे बाल श्रमिक हैं, जो बाल श्रम में लिप्त हैं, उनके साथ उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जिन्हें स्ट्रीट चिल्ड्रन के तौर पर देखा जाता है, स्ट्रीट चिल्ड्रन के तौर पर। तो इस तरह से आया, जो बच्चे बाल भिक्षावृत्ति हैं, मैंने कई सारे रेस्क्यू अभियान लखनऊ में चलाए, कई सारे बच्चों को रेस्क्यू किया, उनको 1-1 महीने तक एक बालगृह में रखा और उनको ऑब्जर्व किया, उनकी जो आवश्यकताएं थी हमने उनको भी पूरा किया, कि उनको क्या खाना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, टीवी पे कार्टून किस तरह के देखने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बाल भिक्षावृत्ति में अगर बच्चा लिप्त है, कहीं ना कहीं जो उनके पेरेंट्स हैं, तो बहुत सारे चीज़ों में जो हम लोगों का स्टडी किया, जो देखने में आया कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सुबह लखनऊ आते हैं, दिन भर भिक्षावृत्ति करते हैं और शाम को वापस आसपास के कस्बे या गाँव से हैं चले जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इस पर सरकारी विभाग भी काम करेंगे और कुछ सामाजिक संगठन है या सोसाइटी, क्योंकि जो बाल भिक्षावृत्ति है उसको सरकार चाहे जितना चाहे FIR भी दर्ज कर देगी सरकार, तो भी नहीं बंद कर सकती, क्योंकि गैर कानूनी है, भिक्षावृत्ति गैर कानूनी है, सबसे और पुलिस की जिम्मेवारी है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि समाज ही इसको, सोसाइटी ही इसको रोक सकता है कि हम किसी को भिक्षा ना दें, क्योंकि
कोई बच्चा है उससे हम पूछ लें उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या समस्याएं मदद कर हैं, सकते या हैं। जो एजेंसी हैं, चूंकि हम एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर हम किसी की मदद उस लेवल तक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कानून बने हुए हैं, क्योंकि मानव तस्करी के आरोप आप पे लग सकते हैं। तो इसलिए किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से आप उनकी मदद करें, चाहे चाइल्ड लाइन को ले लें, जिला बाल संरक्षण इकाई को ले लें, या कोई ऐसी संस्था है। अब तो पुलिस में भी बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे हैं हर थाने में। तो ऐसे आप बाल भिक्षावृत्ति को किसी को भिक्षा ना दें, और उस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है उसको आप एजुकेशन के माध्यम से लाभान्वित कर सकते हैं, उसको पोषण दे सकते हैं, या उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने का प्रयास करें कि एक बच्चा एक स्टेप ऊपर बढ़ जाए आपके माध्यम से। दूसरा, अगर हम बाल श्रमिकों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो बच्चों को रखते हैं, उनको लगता है कि बच्चा कम पैसे में मिल जाएगा, ज़्यादा काम करेगा, डांट भी लेंगे तो भी कुछ नहीं बोलेगा। तो देखिए, बाल भिक्षा, जब हम लोग बात कर रहे हैं बाल श्रमिकों की, तो बाल श्रमिकों के क्षेत्र में ये आता है कि कई बार पेरेंट्स मजबूरन जो है, कई बार बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, या बच्चे के फादर नहीं हैं, या उनकी कोई माँ उत्पीड़न है, घर में हुआ है। उत्पीड़न है घर में। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत सारे बच्चों को घर भेजा जाता रहा है वापस, उनको पढ़ाई से जोड़ा गया है, उनको स्किल ट्रेनिंग से जोड़ा गया है। लेकिन अभी भी इस पे जो समझ में आ रहा है कि एक तो जितना भी व्यापारी वर्ग है, जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, तो उसको सब बोर्ड तो लगा लेते हैं कि 18 साल तक के कम लेकिन बच्चे काम को कराते हैं प्रतिबंधित है। गुप्त लेकिन तरीके हमें से। ये समझना पड़ेगा कि जब हम विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, और भारत जो है 2047 में 100 साल पूरे करेगा, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमने अभी अमृत महोत्सव मनाया, तो हमारा देश एक ऊंचाइयों पर जा रहा है, हम एक सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि देश एक लोगों से नहीं बनता है, सबका मिलकर बनेगा। मिल करके बनता है। तो जो एम्प्लॉयर है, व्यापारी है, जो बहुत परिवार सारे हैं। सरकारी महकमे में रहने वाले लोग बच्चों भी को हैं। अपने घरेलू बाल श्रमिकों के तौर पर ये रखते बड़ा हैं, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हमने है। रेस्क्यू किया है। तो चूंकि एक ऐसा मंच है, मैं मतलब लोगों से यही है कि हम देश की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम अपने को बना करके और उन 4 बच्चों को बाल श्रमिक रख के देश को खोखला करने का काम ये कर रहे हैं, बहुत मुझे दुखद लगता है। और पीड़ादायक है, जी। और आप सबको भागीदार होना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ताकि समाज के बदलाव को हम ठीक ढंग से ले आएं। बिल्कुल। और कम से कम हमें स्वयं को तो उत्तर देना ही पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। और अगर गलत है तो आप बदलिए, क्योंकि आप बदलेंगे तो हम बिल्कुल। हमारी जिम्मेदारी है कि उसको विस्तार करें, समाज में सकारात्मक वातावरण बनेगा। अजित भाई, चलते चलते ये सवाल जरूर बनता है कि युवा साथी जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता युवा साथी हैं, उनको जोड़ करके आप लोग संगठित हुए और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और 2047 के भारत के लिए अभी से विचार मंथन चल रहा है, युवा मंथन आप कर रहे हैं। जी जी। देखिए, जो भारत सरकार चूँकि 1985 से पुरस्कार देती रही है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार का शुभारंभ 1985 में हुआ था, और जो विवेकानंद युवा पुरस्कार जो व्यक्तिगत श्रेणी का है उसको 2021 से दिया जा रहा है। ऐसे ही राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार भी काफ़ी लंबे समय से, जब से एनएसएस का शुरुआत हुई है तब से दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पुरस्कार मिला है, और बेशक जिनको पुरस्कार मिलता है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति नहीं होते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ 1500 लोग जुड़े होते हैं, तो वो अपने आप में एक संस्था के जैसे और हैं, प्रेरणा का भी काम करते हैं। प्रेरणा का भी काम करते हैं। तो 85 में जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सत्यनाथ पाठक जी हैं, जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। उनकी इस टाइम लगभग 68 साल उम्र है। उनको नेशनल यूथ अवार्ड मिला था। लेकिन जिस 1985 में जब उनको मिला था, तो अपने आप में वो एक डायनामिक यूथ थे और सोसाइटी के लिए बड़े अच्छे से मजबूती के साथ काम कर रहे थे। सोचिए कि जब कम्युनिकेशन के बहुत कम माध्यम रहे होंगे, आजकल तो हम सोशल मीडिया पे भी मूवमेंट खड़ा कर देते हैं, लेकिन उस दौर में सोचिए क्या स्थितियां रही होंगी। एक हमारे बाराबंकी में बछरावा के पूर्व विधायक रहे, अभी विगत दिनों उनका देहांत हो गया, वो भी 1987 बैच के अवार्ड, नेशनल यूथ अवार्डी रहे। तो मुझे ये ऐसा विचार आया कि जो ये अवार्डी साथी हैं, क्यों ना इनको एक मंच पे ला दिया जाए। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता संघ बनाया। उस संघ का पर्पज़ यही है कि जो भी राष्ट्रीय नेशनल यूथ अवार्डी हैं, जो एनएसएस के नेशनल अवार्डी हैं और जो स्टेट के यूथ अवार्डी हैं, इन यूथ अवार्डीज़ को एक मंच पे ला करके एक ऐसी मुहिम, क्योंकि ये प्रदेश स्तर के मैंने सभी लोगों को एक मंच पे ला के खड़ा कर लिया है। तो इससे ये है कि सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में भी हैं, राजनीति में भी हैं, सब अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक संगठित होकर काम करने में जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी के लिए एक बड़ा अच्छा रिस्पांस देंगी। तो हम लोगों ने एक युवा संवाद करके सीरीज शुरू करी। लखनऊ में काफ़ी बृहद स्तर पर एक राज्य स्तर पर युवा संवाद हुआ। उसमें उत्तर प्रदेश की राज्य युवा नीति, नशा उन्मूलन, और वही फिर बात है, आपने भी जिक्र किया कि 2047 का भारत कैसा होगा। तो देश जब आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा तो सबकी आकांक्षाएं हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि बाल श्रम ना हो, बाल भिक्षावृत्ति ना हो, कोई अशिक्षित ना रहे, जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं, बिल्कुल, कोई उसके लिए युवाओं की आवाज मुखर हो, किसी महिला पे हिंसा ना हो, किसी का दहेज उत्पीड़न ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई युवा जो है बेरोजगारी के लिए ना भटके। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। तो हम लोग लखनऊ से निकल करके अब जिलों जिलों में जाना प्रारंभ कर दिया है
कि कम से कम जो जिले हैं वो भी अपनी बात रखें और उन बात को जो है हम लोग कंपाइल करके, चूंकि सरकार की भी अपेक्षाएं हैं, तो आप सरकार भी को इस पे देते काम कर रही है, तो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो कि जो गांव का युवा है, जो दूर दराज बैठा युवा है, उसकी आवाज़ भी उसमें समाहित हो और जो 2047 में जो भारत बनाने की बात कर रहे हैं उसका भी योगदान उसमें हो। बहुत सुंदर बात है और ये प्रयास बहुत सराहनीय है। चलते चलते अपना संपर्क जरूर बताएं कि बहुत से युवा साथी आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आपके तक पहुंच उनकी हो पाए और उनकी आकांक्षाएं भी पूरी हो सकें। अपना संपर्क बताएं ताकि आप जुड़ सकें। हमारी कोशिश है कि पूरा भारत एक सूत्र में जुड़े और अलग अलग शहर में एक क्रांति हो। बिल्कुल, हमसे लोग सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, अजीत कुशवाहा के नाम से, AJITKUSHWASJ 750 फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं। अजीत कुशवाहा IND के नाम से आप ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं और मोबाइल नंबर 9044230725। बहुत सारे, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों के भी लोग कनेक्ट हैं और हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं, हर कोई अच्छा काम कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। जो कोशिश कर रहा है उसको सपोर्ट करना है, सहयोग करना है। और जो कोशिश करेगा उसकी हार नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आपकी चाह प्रबल हो, आपकी राह आसान हो, उसमें युवा साथी आपस में मिलें, ये हमारी कामना है। और नीति भी बेहतर हो ताकि सरकार का गैर सरकारी प्रयासों में हाथ जुड़े और बेहतर लक्ष्य की दिशा में हम सब मिलकर बढ़ें। तो आप सबको प्रणाम, आप सबको धन्यवाद कि आपने हमें सुना, सराहा और आपको पसंद आया है तो इसे साझा जरूर करिएगा, दूसरे साथियों तक पहुंचाइएगा और सब जुड़कर प्रयास को प्रारंभ कीजिएगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बिल्कुल। और नहीं, मैं भी आभार प्रकट करता हूँ 1078 FM जय घोष का और आपका, आपने समय दिया और इतनी अच्छी चर्चा रही, तो मैं आपका भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय